हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी के सेक्शन के अंतर्गत पॉलिटी सेक्शन, और हम लोग यूनिट 4 इसके चैप्टर की या इस बुक की हम लोग लास्ट यूनिट देख रहे हैं। तो देखेंगे इस पे यूनिट 4 में कि चैप्टर 7 में है लोकतंत्र के परिणाम। हम इसके 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके चौथे पार्ट की तरफ पढ़ेंगे और देखेंगे कि असमानता और गरीबी में कमी, लोकतंत्र के क्या परिणाम सामने आए हैं, कि कमी आई है या नहीं आई है, दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज। सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा हम अपने चैनल के बारे में कर लेते हैं आपसे। तो देख सकते हैं हम लोग जो भी चर्चा कर रहे हैं, हम लोग इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत भाई अनुज पटेल सर देखेंगे। हम लोग क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 पे चर्चा कर रहे हैं। अगर आप हमें एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, ठीक है, व्हाई शुड बी रीड एनसीईआरटी, तो देखेंगे अगर आप यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, प्री कम मेंस के हिसाब से देखते हैं, वनडे एग्जाम देखते हैं, तब भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अगर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बेसिक्स हैं, बहुत सारे जो आपको जैसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे क्या है, आपकी माता जब जन्म होता है तो आपको शुरू से ही क्या करते हैं, कभी दाल पानी पिलाएंगी, WHO का घोल पिलाएंगी, क्या है आपका बेसिक स्ट्रक्चर अच्छा बनाने के लिए। तो वैसी ही शिक्षा है, शिक्षा का शुरू से ही योगदान होता है। देख सकते हैं कि शिक्षा में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, वही शिक्षा जो आपने पहले प्राप्त की है वही आपके कंपटीशन का हिस्सा बनती है। तो देखेंगे कि एनसीईआरटी आप पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन अब आप कितना रिकॉल कर सकते हैं। तो इसी आधार को देखते हुए एनसीईआरटी में आप अगर यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, वनडे कम और वनडे एग्ज़ाम की श्रृंखलाओं के अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप देखेंगे आपको एनसीईआरटी बहुत हेल्पफुल करती हैं। आपके अगर पहले से ही बेसिक्स क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप हमारे चैनल के अंतर्गत दोबारा इन चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। देख सकते हैं यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, जीएस के जो मेंस का पेपर 2 है, इसमें ही आप देखेंगे किस तरीके से ऑप्शनल सब्जेक्ट के, अगर आप पॉलिटिकल साइंस से दे रहे हैं, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, यूपीएससी, सीएससी, अदर स्टेट पीसीएस, आप पॉलिटिकल साइंस से पीजीटी दे रहे हैं, नेट दे रहे हैं, आपके लिए किताबें मस्ट हैं। आप देख सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेकेंड पेपर, जो कहीं ना कहीं आपका एप्लीकेशन पार्ट है, कुछ थ्योरीज आपको यहाँ दिखेंगी, साथ ही आपको सेकेंड पेपर में इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, लिखने को मिलेंगी, और ख़ासकर एनसीईआरटी की श्रृंखलाओं की जो लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं आपको अपने कंपटीशन में उनको उकेरना होगा या उनको लेना होगा साथ, अगर आप हिंदी मीडियम में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। खासकर एप्लीकेशन आपको अच्छे से करना चाहिए, कौन कहाँ, तो देख सकते हैं। इसी के साथ तो आपके जीएस पेपर 2 है, अगर आप 6 to 12 एनसीईआरटी कंप्लीट करते हैं न्यू वाली, तो आप देखेंगे कि यूपीएससी का जो मेंस का पेपर जीएस 2 है, उसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपकी नियर अबाउट बेसिक्स पूरे क्लियर हो जाएंगे, जो आपका सिलेबस भी नियर अबाउट क्लियर हो जाएगा। कुछ स्टैंडर्ड अलग से किताबें पढ़नी पड़ती हैं, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, नोट्स फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें बेसिक्स क्लियर होंगी, चाहे वो किससे हो, पॉलिटी का हिस्सा हो, चाहे आईजीपी का हिस्सा हो, चाहे वो सोशल इशू का हिस्सा हो, चाहे वो सोशल जस्टिस का हिस्सा हो, चाहे वो ई गवर्नेंस का हिस्सा हो, चाहे वो सोसाइटी का हिस्सा हो। आपको एनसीईआरटी की एक चीज़ और बता दें कि आपको लगेगा कि ये सोसाइटी में पढ़ लेंगे, लेकिन हो सकता है आप लोकतंत्र के परिणाम में कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ रहे हों जो आपके जीएस के फर्स्ट पेपर में सोसाइटी है, वहाँ आपको मिलने या पढ़ने को मिल जाए। इसलिए एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको छूट ना जाएँ। तो आपको मिक्सिंग है एनसीईआरटी कंपटीशन के फॉर्म में, ठीक है। आप देखेंगे कंपटीशन की कोई भी किताब हो सकता है, ज्योग्राफी की किताब आप एनसीईआरटी की पढ़ें तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि एनसीईआरटी की किताब में आपको क्या मिले, कुछ ऐसी पॉलिटिकल चीज़ें मिल जाएं जो आपको लोकतंत्र या इसके पॉलिटी सेक्शन में काम आ जाएं, या सोसाइटी सेक्शन के अंदर काम आ जाएं, या इकोनॉमी के अंदर, खासकर ज्योग्राफी सेक्शन के जो पार्ट हैं वो इकोनॉमी सेक्शन में आपको काम आ जाएं। तो आप देख सकते हैं कि एक दूसरे से मिक्सिंग है। एनसीईआरटी में आप अलग अलग कंपटीशन फॉर्म में नहीं कर सकते हैं कि हम इस सेक्शन को इस सेक्शन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अलग अलग नहीं की जा सकती हैं एनसीईआरटी सेक्शन को कंपटीशन फॉर्म के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे शुरुआत। तो आप देख सकते हैं हम लोग लोकतंत्र के परिणाम लास्ट यूनिट में हैं।
इसको देखेंगे। इसके साथ ही ये भारत की उद्देशिका है, प्रियम्बल है। जैसे आपका एक प्रियम्बल है, आपकी पहचान ही आपकी प्रियम्बल है, तो आप देख सकते हैं कि यही भारत के संविधान की भी एक प्रियम्बल है, जो भारत के संविधान की पहचान है, आइडेंटिटी है, क्रक्स है। ठीक, आप देख सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर है, कह सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण भाग है लेकिन महत्वपूर्ण भाग नहीं है, देख सकते हैं। तो NCERT, UPSC, CSC, UPPCS, अदर स्टेट PCS, प्री कम मेंस के हिसाब से वनडे एग्जाम की श्रृंखलाओं को देख सकते हैं, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। लोकतंत्र के परिणाम, आपसे बात करें कि लोकतंत्र के परिणाम आज दुनिया के अधिकतर देशों में अगर हम बात करें कि लोकतंत्र के परिणाम क्या हो सकते हैं, तो दुनिया में अगर कुछ सफल है तो वो लोकतंत्र ही सफल है, लेकिन लोकतंत्र भी पूर्ण रूप से सफल नहीं है। कई मायने में लोकतंत्र भी कई जगह असफल है। ठीक है, लोकतंत्र की प्रक्रियाओं में कुछ कमियां हैं, उसकी आइडियोलॉजी, उसके एप्लीकेशन को लेके तो देख सकते हैं लोकतंत्र के परिणाम। लेकिन दुनिया में जितने भी तंत्र हैं उसमें लोकतंत्र सबसे बेहतर है, इस चीज़ को आप मान लीजिए। तो आप देखेंगे असमानता और गरीबी में कमी, लोकतंत्र के परिणाम कैसे निकल के आए हैं, तो देखेंगे आज पूरी दुनिया में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। लोकतंत्र के परिणाम, लोकतंत्र है, असमानता नहीं बल्कि समानता होनी चाहिए थी। और भारतीय संविधान तो आपको विधि के समान समानता, विधि के समान संरक्षण देता है, तो असमानता कहाँ की है। तो देखेंगे आप कि फिर भी लोकतंत्र में क्या है, आज पूरी दुनिया में असमानता बढ़ रही है, ऐसे इकोनॉमिक डेटा सामने आ रहे हैं। भारत की आबादी का अगर हम बात करें, एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे है। अगर हम बात करें भारत का एक बड़ा हिस्सा नहीं, 60% से ज़्यादा आबादी अगर सही तरीके से एनालिसिस की जाए तो और भी ज़्यादा निकलेगी। तो देख सकते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे है। और जैसे आप तेंदुलकर रिपोर्ट देख सकते हैं, वहाँ कुछ 32 और हैं। ठीक है, कई रिपोर्टें आई हैं जिसमें कहा जाता है कि इतने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। लेकिन भारत सरकार ने जो गरीबी रेखा की गाइडलाइन तैयार की है, वो आप अन्य देशों या इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं उन लोगों की जो गरीबी रेखा की लाइन है उससे तुलना करेंगे तो भारत में आधे से ज़्यादा आबादी जो है क्या होगी, गरीबी रेखा के नीचे चली आएगी। भारत की अपनी गाइडलाइन है, उस आधार पे वो विश्व स्तर पे दिखाना चाहता है कि क्या है, हम गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन भारत की अपनी गाइडलाइन है। अगर आप जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं देख सकते हैं, तो जैसे UNO की अन्य संस्थाएं, उनकी रेखाओं में अगर देखेंगे, ठीक, तो आप क्या करेंगे, वहाँ की गरीबी रेखा को अगर तय करेंगे तो भारत में अक्सर कर उसका इंडेक्स में देखेंगे कि लगभग मिड में या लगभग लास्ट के 10 या 15 स्थान पे ऊपर रहता है, बाकी अधिकतर गरीबी रेखा में। तो देख सकते हैं कि गरीबों और जो अमीरों की आय के बीच गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है। कारण है, ऐसा कहा जाता है कि जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं। ऐसी कॉन्सेप्ट लोग कहते हैं, लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल है, ऐसा भी नहीं है। देखेंगे अधिकतर देशों में आर्थिक असमानता दूर करने में लोकतंत्र असफल रहा है। दुनिया के अधिकतर देश जहां लोकतंत्र है, उन्होंने आर्थिक असमानता को दूर करने में असफल रहे हैं। कारण है कि आर्थिक असमानता कभी भी दूर नहीं की जा सकती है। आप देख सकते हैं कि हर कोई वॉरेन बफेट नहीं बन सकता है, ठीक, हर कोई बिल गेट्स नहीं बन सकता है। तो आप देख सकते हैं हर कोई अंबानी नहीं बन सकता है अगर भारत में बात करें तो। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, आर्थिक असमानता को दूर करने में कि हम गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, मीडियम आ गए, सफल हैं, विकसित हैं। ठीक है, लोग विकास कर के रास्ते पे हैं। जिस तरीके से आर्थिक असमानता दूर होती जाएगी, लोगों का विकास होता जाएगा, लोकतंत्र का खुद में खुद विकास हो जाएगा। यही लोकतंत्र का परिणाम भी है कि लोकतंत्र में परिणाम निकल के ये आएगा कि जैसे ही आर्थिक अधिकतर देश में आर्थिक असमानता वो कि उनकी जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उससे ऊपर आ जाएं, वो अपनी ज़रूरतों की आवश्यकताएं पूरी कर लें, तो क्या होगा, लोकतंत्र सफल प्रक्रिया की रास्ता पे क्या करेगा, चलने लगेगा। यही आपको धीरे धीरे क्या करेगा, इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए लोग धीरे धीरे जैसे जैसे अपना विकास करते जाएंगे, लोकतंत्र का विकास होता चला जाएगा, लोकतंत्र के परिणाम निकलकर सामने आपको दिखने लगेंगे। तो आप बात कर सकते हैं कि असमानता को दूर करने में लोकतंत्र कैसे असफल रहा है। अब हम बात करेंगे NCERT की भाषा में। तो देख सकते हैं कि NCERT की भाषा आपको लिखनी है एग्जामिनेशन हॉल में। हम देख सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि क्या हो, तो आर्थिक समृद्धि की
किसी भी देश की जीडीपी आर्थिक समृद्धि दर्शाती है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की लोगों की आर्थिक आय, आमदनी, पैसा उनकी आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है। किसी भी देश की आर्थिक जो उसका स्ट्रक्चर है देख सकते हैं वो भी आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। तो खैर बात आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र में, ठीक, आप लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से यही उम्मीद रखना ज़्यादातर संगत होगा कि आर्थिक समृद्धि यहाँ आपको दिखाई पड़ेगी। जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहाँ आप दिखा नहीं सकते कि आर्थिक समृद्धि है या नहीं। चाइना जो भी दिखाने को कोशिश करे, लेकिन चाइना में आर्थिक समृद्धि है या नहीं, ये चाइना अपनी वही चीज़ों को दिखाता है जो हाँ उसने अपना विकास कर लिया। आर्थिक समृद्धि सिर्फ इकोनॉमिक विकास नहीं है, लोगों की भी समृद्धि आर्थिक समृद्धि से जुड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं लोकतंत्र की समृद्धि भी आर्थिक समृद्धि से जुड़ी हुई है। तो इस आधार पे आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से ये उम्मीद रखना कहीं ज़्यादा तर्कसंगत है कि वो आर्थिक समृद्धि को और बेहतर तरीके से दिखा सकें। आर्थिक असमानता कम करेंगी। जहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होंगी वहाँ आप देख सकते हैं कि आर्थिक असमानता को कम करेंगी। जब देशों में आप देखेंगे आर्थिक विकास तेज हो रहा हो तो क्या आमदनी का वितरण इस तरह हो पाता है कि उनका बराबर लाभ मिल सके। हमने आपको बताया कि बराबर लाभ तो आप समाजवाद, साम्यवाद की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो साम्यवाद जहाँ देशों में है, ज़रूरी नहीं कि वहाँ क्या हो, आर्थिक असमानता कम हो गई हो। रसिया को देख सकते हैं, रसिया कहीं ना कहीं क्या है, अपने आप को मॉडिफाई किया। चाइना कहीं ना कहीं अपने आप को मॉडिफाई किया। उन्होंने भी अपने यहाँ वेलफेयर तो पहले ही थे, क्योंकि समाजवाद और साम्यवाद की धारणा वेलफेयर स्टेट की संकल्पना पर आधारित हैं, लेकिन उन्होंने अपने यहाँ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को भी एक्सेप्ट किया हुआ है। आप देखेंगे पूंजीवादी विचारधारा की चीज़ों को, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी आइडियोलॉजी अपने आप में कॉन्सेप्ट में पूरी सही नहीं है, चाहे वो पूंजीवादी विचारधारा हो, चाहे वो समाजवादी विचारधारा हो या साम्यवादी विचारधारा हो। अगर सभी चीज़ों को क्रक्स को मिलाकर आप अपना विकास करते हैं, उसी तरीके से भी लोकतंत्र में भी इन्हीं चीज़ों को मिलाकर आप अपने बेहतर लोकतंत्र की संकल्पना का विकास कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि इसी आधार पर रसिया हो, चाइना हो, इन्होंने कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया और अमेरिकी कैपिटलिस्ट के साथ वेलफेयर स्टेट की भी संकल्पना को उन्होंने एक्सेप्ट किया। आज नहीं, आज से 50 कह सकते हैं, 30 साल पहले, 25 कह सकते हैं। तो आप इसको भी देख सकते हैं कि सभी को उसका बराबर लाभ मिले, ऐसा समाजवाद कहता है, बेहतर जीवन गुजर सके, ठीक है। आपको एक केला की ज़रूरत है तो एक केला सरकार आपको देगी, 2 केले की ज़रूरत है 2 केला सरकार देगी, 2 रोटी की ज़रूरत है 2 रोटी सरकार देगी, बराबर बांटेगी। जो आप देखेंगे कहीं ना कहीं गांधी जी की ट्रस्टीशिप को भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस संकल्पना के साथ देखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमने आपको बताया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो लोकतंत्र व्यवस्था में सबको काम का अधिकार है, पैसे कमाने का अधिकार है, ठीक है। अगर आप देखेंगे क्या होगा, जिन्होंने ज़्यादा पैसा कमा लिए वो ज़्यादा टैक्स भरेंगे, जिन्होंने नहीं कमा पाए वो टैक्स नहीं भरेंगे, जिन्होंने कम कमाए वो कम टैक्स भरेंगे। तो कौन सा टैक्स लगेगा आप बताइए। तो आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब आर्थिक समृद्धि होगी तो आर्थिक असमानता भी उसमें बढ़ेगी। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी आपको ये कहना चाह रही है कि आप लिखें कि जहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आर्थिक समृद्धि होगी तो लोगों के बीच क्या होगी, आर्थिक असमानता का भी साथ साथ बढ़ना होता है। कारण है कि लोकतंत्र में क्या होगा कि जिन लोगों को क्या है, काम करने का अधिकार है, जिनको पैसे कमाने, जिनके पास पैसा है वो और पैसा लगा सकते हैं, खुली छूट है, एक तरीके से खुली प्रतियोगिता है। लेकिन उस प्रतियोगिता में टैक्सेशन फॉर्म को एप्लीकेशन किया गया है कि अगर आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो हमें ज़्यादा पैसे दीजिए, सरकार की तरफ की पॉलिसी है। तो आर्थिक असमानता में क्या है, जहाँ से कहा गया कि लोकतंत्र में जो है गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है, ऐसी संकल्पना आपको दिखाई पड़ सकती है, लेकिन ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। हाँ सही है, सरकार जो लोग गरीब हैं उनके लिए काम या पॉलिसी चलाती है, उनको भी मुख्य धारा में लाने की कोशिश करती है, उनके लिए भी कानून या
प्लान लाती है। तो आप देखेंगे क्या लोकतंत्र आने से अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है। तो लोकतंत्र के सिर्फ आ जाने से ही ना ही अवसरों की समानता आ जाती है, ना ही वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है। तो आप किस तरीके से लोकतंत्र में अपने यहाँ अवसरों का वितरण करते हैं, अपने यहाँ न्यायपूर्ण और वस्तुओं का वितरण करते हैं, तो ये देखने की बात है। लोकतंत्र आ जाने से ना ही अवसर में समानता आती है, ना ही न्यायपूर्ण वितरण में। तो इसके एप्लीकेशन पे आप देखेंगे, एग्जीक्यूशन पे, तो आप देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। हमने आपको बताया जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। इस पॉइंट को आप नोट भी कर सकते हैं। साथ ही प्रतिनिधियों के चुनाव को हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। तो आप एक वोट की बात हो रही है कि चाहे प्रतिनिधि राष्ट्रपति का वोट हो, वो भी वोट क्या होगा, एक आम आदमी के वोट के बराबर होता है। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। तो आप देखेंगे राजनीतिक समानता होते हुए भी आप देखेंगे हमें आर्थिक असमानता वहाँ बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। कि जो आज ये क्या है, ऐसी संकल्पना भारत में है कि राजनीतिक में व्यवस्था में आने वाले लोग राजनीति को क्या है, एक व्यवसाय मान चुके हैं। व्यवसाय के तहत क्या करते हैं, वो अपना विकास तो करते हैं, लेकिन लोगों का विकास करना भूल जाते हैं, जिनके लिए उनको चुना गया या जिन लोगों ने उनको चुना हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये व्यवस्था कहीं ना कहीं आर्थिक असमानता की तरफ बढ़ती हुई ले जाती है। लेकिन सरकार फिर भी इस आर्थिक असमानता के लिए, हमने आपको बताया, बहुत सारे प्लान, बहुत सारे काम करती है। उनको बहुत सारे क्या है स्किल सिखाती है कि आइए हम आपको पढ़ाते लिखाते हैं। आप अगर क्या है पढ़ना लिखना नहीं जानते, हम सिखाते हैं। आपको व्यवसाय करना नहीं आता है, हम आपको आपकी स्किल हुनर के हिसाब से आपको व्यवसाय में ट्रेनिंग देते हैं और आप अच्छा कमाएं, आगे बढ़ें। तो मुट्ठी भर धन कुबेर आय की बात करेंगे तो मुट्ठी भर के धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात में बहुत ज़्यादा हिस्सा पाते हैं। तो आप देखेंगे किसी भी लोकतंत्र में हो, धन कुबेर मुट्ठी भर ही होते हैं। तो आप देख सकते हैं इन धन कुबेरों में भारत में आप कितने धन कुबेर हैं देख सकते हैं, और विश्व में कितने धन कुबेर हैं उनको भी देख सकते हैं। टाइम्स की सूची निकलती है, अन्य देश और पत्रिकाओं की सूची निकलती है, आप वहां से इनको देख सकते हैं। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में इनका हिस्सा बढ़ता गया। कारण है कि ये लोकतंत्र के हिस्सा बन गए हैं। मतलब राजनीति का भी लोकतंत्र की पर्दे हमने आपको बताया, जहाँ भी क्या होगा कि धन कुबेर क्या करेंगे, राजनीति में अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनी तरफ मोड़ने के लिए। अभी आपको एक किसान का मुद्दा आपको दिखाएंगे, किसान बिल। आप देखेंगे रोड अभी भी क्या है, लोग किसान अभी भी धरने पे बैठे हैं। कहीं ना कहीं ये क्या है, एक कैपिटलिस्ट और किसान के बीच एक विचारधारा की लड़ाई है। आप पूंजीवादी की बात होगी, पूंजीवादी और किसकी, किसानों के बीच में। किसानों के हित लग रहा है कि तो सरकार किस तरफ देख रही है, आपका नज़र साफ होना चाहिए। तो किसान का जो या सरकार किसकी सुनना चाह रही है, किसकी नहीं सुनना चाह रही है, सरकार को किससे फ़ायदा होने वाला है अंततः, तो देख सकते हैं। तो हिस्सा में उनकी आय में हिस्सा किस तरीके से बढ़ता है। कारण है कि सभी धन कुबेर राजनीति में अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेते हैं, राजनीति में फंडिंग करते हैं, लोगों को चुनाव जिताते हैं। फिर इसके बाद वो जो सरकार की या लोकतंत्र की पॉलिसीज़ हैं या राजनीति में सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, वो पॉलिसीज़ अपने हित में अपने काम में लगाती हैं। तो देख सकते हैं, तो समाज के सबसे बड़े हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफ़ी कम साधन मिलते हैं। आप ये भी देखेंगे कि एक आय का हिस्सा है, उनकी आमदनी गिरती गई है। कारण ये है कि एक घर में आप देखेंगे गरीब होगा तो उसमें आप देखेंगे क्या होगा कि जैसे एक संकल्पना है भारतवर्ष में कि अगर जितने बच्चे हैं वो हर काम करेगा तो एक बच्चे की आमदनी क्या होगी, सेव की जाएगी। एक बच्चे की पैसे क्या खर्च किए जाएंगे खाने पीने में, एक को दवाई में, एक को। तो इस संकल्पना को भी भारत में पहले एक रूढ़वादी प्रथा कह सकते हैं, ये टैबू थी, देख सकते हैं। लेकिन अब इस संकल्पना में क्या होगा, विकास हो गया, लोग शिक्षित हो गए, अब समझने लगे हैं
कि अब पढ़ना लिखना क्यों ज़रूरी है। तो देख सकते हैं जीवन बसर करने के लिए काफ़ी कम साधन मिले हैं, उनकी आमदनी गिरती गई है। ऐसा कहा गया है कि भारत में लोग जो किसान हैं, किसान को अगर इस लाइन से जोड़ना चाहें, किसान खेतों में काम करते हैं, कमाते हैं, उसका एक हिस्सा वो फिर से खेती में लगा देते हैं, एक हिस्सा जो उन्होंने क्या किया, खेतों के जो खाद खरीदी, जो खेत जुताए या अपने अन्य संसाधनों का काम किया, एक हिस्सा अपने खाने पीने में लगा दिया, एक हिस्सा अपनी दवाई या कुछ ज़रूरतों, आम ज़रूरतों में पूरा लगा दिया। क्या हुआ, किसान ने जो पैसा कमाया घूम फिर के फिर खेती में चला गया। तो किसान, इसीलिए कहा जाता है किसानी, आजकल लोग किसान या खेती करना या खेती से दूरी बनाए हुए हैं कि किसानी में बहुत आमदनी नहीं है। अगर किसान क्या करेगा, एक जैसे पहले से ही खेती की, एक सीज़न बरसात हो गई तो वहाँ गेहूँ बो देंगे या वहाँ की बरसाती फसल बो दी, तो इस तरह उनकी आमदनी गिरती। अगर वो इसी आमदनी में अपने प्रोफेशनल तरीक़ों को अपना लें, जो आज क्या कर रहे हैं, जो लोग स्किलफुल हैं वो किसानी में भी अच्छा पैसा कमाते हैं। देख सकते हैं प्रोफेशनल खेती करने लगे हैं, या आप देख सकते हैं हाइब्रिड एग्रीकल्चर की ज़माना है। तो कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में मुश्किलें आती हैं। किसको? किसानों को। आम आदमी कौन है? किसान है। तो देख सकते हैं किसान, उनकी ज़रूरतें कैसी पूरी होती हैं। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं क्या करेंगे, असमानताओं को दूर करने में सफल नहीं हो पाई हैं। तो देख सकते हैं कि लोकतंत्र व्यवस्था होगी तो ऐसा हम नहीं कहेंगे कि यहाँ असमानताएं ख़त्म हो गई, क्योंकि असमानताएं तो सदैव रहेंगी। अगर असमानता ख़त्म हो जाएगी तो लोकतंत्र का विकास रुक जाएगा। तो लोकतंत्र के विकास के लिए असमानताओं का भी होना ज़रूरी है, लेकिन वो असमानताएं ज़्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए। एक तरफ क्या है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक जैसे कि मुकेश अंबानी को अनिल अंबानी का नाम ले सकते हैं, वारेन बफेट का, या भारत के एक वो आदमी जो क्या है, एक दिन भर ठेला चलाए, रिक्शा चला के अपना रोटी भरता है। तो इस गहराई की तुलना कर पाना कठिन है। तो देख सकते हैं हमको उन लोगों को ऊपर उठाना है जो नीचे से सबसे नीचे तल पे बैठे हुए हैं, तो उनको उठाकर उनको वास्तविक विकास देना है। तो ना ही अवसरों में समानता उन्हीं के लिए है वास्तविकता रूप से आप देखेंगे। तो वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा इसीलिए सफल नहीं हो पाई हैं। हमारे मतदाताओं की अब बात करेंगे कि मतदाताओं का रुझान इस संख्या में क्या है। तो मतदाताओं में आप देखेंगे गरीबी की संख्या काफ़ी बड़ी है, इसलिए आप देखेंगे मतदाता, उन्हें समझ नहीं आता कि हमारी मत का मूल्य क्या है, क्योंकि उनकी गरीबी ही उन्हें अपने मत का मूल्य जानने से रोक देती है। अगर हम बात करें, क्योंकि एक मतदाता का मूल्य, एक मत का क्या होता है, चुनाव के समय अगर वो सही तरीके से समझ सकता है, राजनीति की समझ हो, लोकतंत्र की समझ हो, अपने प्रतिनिधियों की समझ हो, तो लोकतंत्र के परिणाम और बेहतर निकलकर सामने आ सकते हैं। तो मतदाताओं की संख्या में गरीबी काफ़ी बड़ी है, और इसीलिए आप देखेंगे कोई भी पार्टी उनके मतों के साथ हाथ नहीं धोना चाहती, ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि इन्हें कुछ मुट्ठी भर चीज़ों को लालच दिखाकर क्या करना है, इनसे वोट प्राप्त किया जा सकता है। तो लोकतंत्र का मतलब, वो जो आपसे पूछ रही है, बहुमत का शासन भारत में भी है, गरीबों का बहुमत है, तो बहुमत का शासन हो गया। आप देखेंगे इसलिए लोकतंत्र का मतलब गरीबों का राज, ठीक। पर ऐसा होता क्यों नहीं है? एक गरीब चुनाव लड़कर गरीबों का राज क्यों नहीं कर सकता? तो बूझो की पहली का आप आंसर बता सकते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि लोकतंत्र का मतलब बहुमत का शासन, गरीबों का, और बहुमत का शासन, और बहुमत का शासन का मतलब गरीबों का बहुमत, इसलिए लोकतंत्र का मतलब गरीबों का राज ऐसा क्यों नहीं होता? लेकिन वास्तविकता में ऐसा, यहाँ से ये लाइन अगर हटा दें कि गरीबों का राज मतलब गरीबों को, अगर इस लाइन को हटा दें यहाँ से तो कहें, लेकिन वास्तविकता में ऐसा क्यों नहीं होता है? आप अपना समीक्षात्मक आंसर बूझो की पहली पे लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें क्या करेंगी, गरीबों पर के सवाल पर उतना ध्यान देने पर तत्पर नहीं जान पड़ती हैं। जैसे अभी क्या है, किसान बिल पर जो है वर्तमान सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उन्हें लगता है कि इनका मुद्दा इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा किनका, एक
कैपिटलिस्ट हमारे जितने भी बड़े बड़े धन कुबेर हैं, चाहे गुजराती भाई हों चाहे मुंबईया भाई हों, तो देख सकते हैं कि जितने की आप देखेंगे, जितने की आप अपनी उम्मीद करते हैं, कुछ अन्य देशों में हालात इससे भी ज़्यादा खराब हैं। तो आप इनको भी देखेंगे कि भारत की स्थिति से अगर तुलना दक्षिण एशिया में करें तो लोकतंत्र में होते हुए भी भारत से ज़्यादा स्थिति खराब लोकतंत्र में आप देखेंगे है। आप अगर पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो लोकतंत्र है, यहाँ है, लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र है या नहीं, अभी यहाँ इन देशों में तो यही सवाल है। पश्चिम एशिया की तरफ बढ़ेंगे कि यहाँ वास्तविक लोकतंत्र की संकल्पना पे भी अभी सवाल है कि इनका लोकतंत्र कहा जाए या नहीं कहा जाए, इसको भी अभी सवाल उठते हैं। अपने पड़ोसी, अपना छोटा भाई कौन, पाकिस्तान देख सकते हैं, उनको भी क्या कहा जाए कि ये पाकिस्तान है में वास्तविक लोकतंत्र है या नहीं, कि लोकतंत्र सिर्फ लिख देने से लोकतंत्र नहीं हो जाता। जैसे लोकतंत्र आ जाने से गरीबी खत्म नहीं होती, उसी तरीके से लोकतांत्रिक मान लेने से लोकतंत्र ने, इस तरीके से चाइना भी अपने आप को लोकतंत्र कहता है, लेकिन चाइना वास्तविकता में लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि वो लोकतंत्र की संकलन कि हम तो लोगों के द्वारा ही चुने हुए हैं, हायरार्की सिस्टम में बैठे हुए हैं, देख सकते हैं, लेकिन वास्तविक लोकतंत्र नहीं है, जिस लोकतंत्र की संकल्पना के साथ विश्व के अन्य लोकतंत्रों ने लोकतंत्र को अपनाया हुआ है। तो देखेंगे बांग्लादेश में अगर बात करें, अगर दक्षिण एशिया की तरफ बढ़े, आप ईस्ट पूर्व की ओर बढ़े, तो बांग्लादेश में आधी से ज़्यादा गरीबी क्या है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजारती है। गरीब देशों में आप जाएंगे तो खाद्य आपूर्ति के लिए भी अमीर देशों पर निर्भर, आप इसे सोमालिया, इथोपिया की तरफ देख सकते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे विश्व के धन चंद लोगों के हाथों में, तो देख सकते हैं ये विश्व का धन है, ठीक है। इस चीज़ को आप देखेंगे, कुछ लोग इसको क्या है, अपने 2% लोग बैठे हुए हैं लेके क्या पूरे विश्व का धन, और 50% लोग इतने धन को लेके बैठे हुए हैं। एक डबल रोटी के माध्यम से आपको दिखाया गया है, ये आप कार्टून को समझ सकते हैं कि विश्व में कुछ 2% लोगों के पास नियर अबाउट 50% धन है। अब तो और भी ये ज़्यादा खाई बढ़ चुकी होगी, ये पुराना डेटा है, देख सकते हैं। इसी तरीके से हम अगले वीडियो में मिलेंगे। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य कैसे लाया जाए, जैसे हमने बात की कि लोकतंत्र के परिणामों में आप देखेंगे कि लोकतंत्र आने से कहीं भी गरीबी में कमी नहीं है, बल्कि गरीब और अमीर में खाई या डिफरेंसेस बने हुए हैं, गरीब और गरीब हो रहा है, ऐसी संकल्पना, ऐसे एनालिसिस डेटास कहते हैं जो, या अमीर और अमीर हो रहा है, अमीर का मतलब धन कुबेर लोग। तो देख सकते हैं इसी संकल्पना को, ठीक है, कि इनके बीच अब विविधताओं में सामंजस्य लोकतंत्र कैसे बैठाता है। लोकतंत्र आने से, लोकतंत्र इन्हीं की अमीर है, एक धन कुबेर है, अनिल अंबानी को नाम ले सकते हैं, या और कोई धन कुबेर, वारेन बफेट का लेते हैं, ठीक है, और एक अमीर है जो रिक्शा चलाता है, ठीक है, गरीब है जो एक रिक्शा चलाता है। इन दोनों के बीच एक लोकतंत्र किस तरीके से सामंजस्य बैठाता है, इसी को वास्तविक लोकतंत्र कहा जाता है कि लोकतंत्र का विकास क्यों आवश्यक है, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। तो इस वीडियो में हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय। आई होप हमारा पढ़ाया हुआ कुछ अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।